नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को। बिलासपुर दौरे पर देवेंद्र यादव का हमला, भाजपा सरकार पर उठाए सवाल। देवेंद्र यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा फायदा। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिला आरक्षण और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने पिछले दिनों इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 30 अप्रैल को विधानसभा में विशेष सत्र होगा, जिसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दुखी मन से अपनी बात रख रहे हैं। उनके मुताबिक महिलाओं को 33% आरक्षण देने का सपना विपक्ष के रुख के कारण पूरा नहीं हो सका। सीएम साय ने कहा कि इस फैसले से देश के करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को ठेस पहुंची है और यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा अहम मुद्दा है। देश के विकास में हमारी माता बहनों को 33% नेतृत्व निश्चित करना चाहते थे और 2029 से ही करना चाहते थे, और इसका जो विधेयक लाया गया था देश के पार्लियामेंट में, उसको पास कराने में इंडी गठबंधन ने साथ नहीं दिया और 70 करोड़ महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ। इसके लिए निंदा प्रस्ताव पास करना है। इसके लिए एक दिन का विशेष विधानसभा का सत्र 30 अप्रैल को आहूत। वहीं विधानसभा विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार 3 महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई थी, लेकिन तीनों ही पारित नहीं हो सके। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन विधेयकों की विफलता पर विधानसभा में चर्चा होगी। उनके अनुसार यह केवल विधायी प्रक्रिया की विफलता नहीं है, बल्कि सरकार की नीति और तैयारी पर भी सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर ये बिल क्यों गिर गए और इसके पीछे क्या कारण होने की बात कही। देखिए, विशेष सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की निंदा करने के लिए। तो आप विपक्ष की निंदा करने के लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं। जनता के धन की बर्बादी होगी। विशेष सत्र में जो लाखों रुपए खर्चा होगा वो भारतीय जनता पार्टी से वसूला जाना चाहिए। जिस विषय पे संसद में चर्चा हो चुकी है, संसद में मतदान हो चुका है, उस विषय में विधानसभा कैसे बहस कर सकती है? ये तो असंवैधानिक है। संसद के एक सांसद के विशेषाधिकार का हनन भी है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि वो कांग्रेस की निंदा करने के लिए बुला रहे हैं। अरे यदि बजट सत्र बुलाना ही है, विशेष सत्र बुलाना ही है आपको, तो आप अपने कामों की समीक्षा के लिए विशेष सत्र बुला लीजिए कि 500 में सिलेंडर दिया कि नहीं दिया, महतारी वंदन में कितनों को पैसा दिया, मोदी की गारंटी कितना पूरी की। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के 2 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य के मंत्री जनता से संवाद बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में ज़्यादातर मंत्री केवल नाम के हैं, असली फैसले ऊपर से लिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में बिलासपुर को कोई खास उपलब्धि नहीं मिली। हवाई सुविधा का मुद्दा उठाते हुए यादव ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट से जुड़ी समस्याएं आज भी जस की तस हैं, लेकिन सांसद द्वारा इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय मुद्दों को न तो सही मंच पर उठाया जा रहा है और न ही उनका समाधान किया जा रहा है, जिससे जनता में निराशा बढ़ रही है। देखिए, अंक देने का काम तो जनता का है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, बिलासपुर में जो राज्य के मंत्री हैं या केंद्र के मंत्री हैं, कोई भी जिम्मेदार तरीके से जनता के साथ ना संवाद में है ना उनके कोई काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सारे ही मंत्री यों का हाल बहुत बुरा है। वो केवल और केवल एक रबर स्टैम्प के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्यतः सरकार पीएमओ और होम मिनिस्टर के यहाँ से चलती है और बाकी सारे लोग केवल और केवल चेहरे बने हुए हैं। आप अगर देखेंगे बिलासपुर में भी, तो भले जो उप मुख्यमंत्री जी हैं
उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई उपलब्धि बिलासपुर के लिए नहीं जोड़ी है, ना ही केंद्रीय मंत्री साहब ने बिलासपुर की आवाज़ कहीं उठाई है। आप देखेंगे यहाँ पर जो हवाई समस्याएं हैं, मतलब जो हमारा यहाँ का एयरपोर्ट है उससे जुड़ी हुई समस्याएं जो है उसको लेकर कोई भी एक्टिविटी अभी तक सांसद जी द्वारा नहीं की गई है। अभी मैं बात कर रहा था तो हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी की कहना था एम्स की डिमांड बहुत लंबे समय से बिलासपुर वासी कर रहे हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इस तरीके से मूलभूत आवश्यकताएं हैं इस शहर के ग्रोथ के लिए और इस शहर की प्रतिष्ठा के लिए, जो कि करने में ना सक्षम है, ना उन बातों को सही जगह रख रहे हैं, ना उठा रहे हैं। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने देश में चल रहे चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। देवेंद्र यादव ने दावा किया कि इस माहौल का सीधा फायदा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी जैसे राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन बेहतर रखने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इसका असर चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस और गठबंधन को व्यापक समर्थन मिल सकता है। देखिए, देश भर में चुनाव चल रहे हैं और मतदान के बाद उसके परिणाम आने वाले समय में आने हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो आक्रोश जनता के अंदर दिखता है उससे साफ दिखता है कि कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को समर्थन और सहयोग जनता का मिलेगा। भले आसाम की बात हो, बंगाल की बात हो, केरल की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, पांडिचेरी की बात हो, सब जगह हमारा प्रदर्शन बेहतर रहेगा। देखिए, ऐसा है कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर इन्होंने परिसीमन करने की नीति बनाई और देश की महिलाएं इस बात को साफ तरीके से समझ रही हैं कि उनका नाम उपयोग करके अपनी राजनीतिक बचाने के लिए परिसीमन की योजना लाई जा रही है, जिसको देश के मजबूत लोकतंत्र ने और संसद प्रक्रिया ने इस षड्यंत्र को देश के खिलाफ होने नहीं दिया। और जहाँ तक अब 30 अप्रैल को विधानसभा विशेष सत्र बुलाने की बात है, तो उसमें हम लोग मजबूती से बात करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। आपको महिला आरक्षण बिल लागू करना है, हम उसका समर्थन करते हैं, आप लागू कीजिए ना। 2023 में ऑलरेडी संसद में ये बिल पास हो चुका है। वर्तमान स्थिति में जो सीट्स हैं उस पे आप 33% लागू कीजिए और हम समर्थन करते हैं, पूरा कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। लेकिन आप राजनीति करेंगे तो उसको हम समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, अंक देने का काम तो जनता का है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, बिलासपुर में जो राज्य के मंत्री हैं या केंद्र के मंत्री हैं, कोई भी जिम्मेदार तरीके से जनता के साथ ना संवाद में है ना उनके कोई काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सारे ही मंत्रियों का हाल बहुत बुरा है। वो केवल और केवल एक रबर स्टैम्प के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्यतः सरकार पीएमओ और होम मिनिस्टर के यहाँ से चलती है और बाकी सारे लोग केवल और केवल चेहरे बने हुए हैं। आप अगर देखेंगे बिलासपुर में भी, तो भले जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई उपलब्धि बिलासपुर के लिए नहीं जोड़ी है, ना ही केंद्रीय मंत्री साहब ने बिलासपुर की आवाज़ कहीं उठाई है। आप देखेंगे यहाँ पर जो हवाई समस्याएं हैं, मतलब जो हमारा यहाँ का एयरपोर्ट है उससे जुड़ी हुई समस्याएं जो है उसको लेकर कोई भी एक्टिविटी अभी तक सांसद जी द्वारा नहीं की गई है। अभी मैं बात कर रहा था तो हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी की कहना था एम्स की डिमांड बहुत लंबे समय से बिलासपुर वासी कर रहे हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इस तरीके से मूलभूत आवश्यकताएं हैं इस शहर के ग्रोथ के लिए और इस शहर की प्रतिष्ठा के लिए, जो कि करने में ना सक्षम है, ना उन बातों को सही जगह रख रहे हैं, ना उठा रहे हैं। इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे फ़िलहाल तो, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे ये इस बात की सुगबुगाहट होती है। जो भी उनके खिलाफ़ जाते हैं तो उनके यहाँ ईडी सीबीआई पहुँचती है, तो ये जितने सियान पूर्व मंत्री हैं
उन लोग कोई गठबंधन तो नहीं बना रहे हैं जिसके कारण डर के लिए ईडी भेजी जा रही है। पूरे प्रदेश में चाकूबाजी की घटना जिस तरीके से बढ़ रही है, चाकूबाजी मुख्यतः एक हिंसा, बहुत ही घोर हिंसक काम है। और इतना गुस्सा, इतना हिंसा लोगों में क्यों बढ़ रही है, युवाओं में क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का कारण, एक बड़ा कारण नशाखोरी भी है, जो अवैध नशाखोरी पूरे प्रदेश में परोसी जा रही है युवाओं को। भिलाई के रिसाली क्षेत्र में भीषण जल संकट को लेकर वार्ड वासियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वार्ड 16, 17, 18 और 19 में पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। गर्मी के बीच बूंद बूंद पानी के लिए नागरिकों को जूझना पड़ रहा है। नाराज वार्ड वासियों के साथ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी नगर निगम आयुक्त और मोनिका वर्मा से मिलने पहुंचे और जल्द समाधान की मांग की। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन के भीतर जल संकट दूर नहीं हुआ तो रिसाली नगर निगम का घेराव कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जताई। वो तालाब आज से नहीं, जब मैं जन्म नहीं ली थी उससे पहले का है, लेकिन आज तक कोई उसको देखने नहीं आया और पूरा कचड़े का रूप धारण कर लिया है। दूसरी बात, खंबा है तो कभी आज तक कोई खंबे में लाइट नहीं जली, सिर्फ खंबा दे के छोड़े, क्योंकि खतरा उसमें बना रहे, ताकि बाल बच्चे वहां खेले और खतरे में उसमें जाए और जाके कुछ भी हादसा, अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये होंगे, क्योंकि वहाँ सुविधा हमको नहीं दे रहे। और रह गया तीसरी बात, नल्ली ऐसा है कि एक बारिश होता है तो 6-7 घर ऐसा है कि उन लोग अपने घर में खाना तक नहीं बना पाते हैं। बहुत दिक्कत है नल्ली को लेके, लेकिन कोई वहाँ देखने नहीं आता, ना पार्षद ना कोई। सफा बोलते वो अंदर गली, उसका हम लोग नहीं जानते हैं। तो भाई हमको सुविधा दिया जाए। पानी को लेके रात में नंबर रखेंगे, सुबह नंबर आता है, पानी को लेके भी लड़ाई चलता है। हम लोग बहुत दिक्कत से वहाँ रह रहे थे। एक बार इन लोग से निवेदन है, आके मोहल्ले का जांच पड़ताल करें। पानी का बहुत समस्या है। प्रकार की समस्या है कि मत पूछो कि लदली है, में नाली है, कीड़ा है, सब और 5 गाँव हो के आवत यहाँ, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रहा है। आते क्षण कहा थे भेजा था, कहा थे, कोई या नहीं भेज रहा है। तो क्या करें भाई, आप गरीब आदमी, हम पानी के बहुत समस्या है यहाँ मड़ौदा में। तो पार्षद को बोल रहे हैं, पार्षद हाव हाव कहते वो भी नहीं जाए, तो क्या मतलब है भाई। ऐसे कौन है पार्षद? गंजेद्री कोठारी। क्या बोलते हैं? हाव हाव कहते, फिर आते हो वो देखने नहीं आता है हिरक के। जब से बनी है, जब से आती नहीं है, कभी कभी बीच में आती, कभी नहीं आती है। तो 5-6 बेर हो गई यहाँ आते हो, फिर भी हाँ भेजते हो, कोई नहीं भेजी से। तब कैसे करें भाई। नंबर बताएंगे? वार्ड नंबर 17। लेकर किस प्रकार की समस्या है? पानी को लेके बहुत समस्या है, क्योंकि जो 8 बजे डब्बा हम लोग सवेरे रखते हैं तो कल दूसरे दिन मिलता है। छोटे छोटे बाल बच्चा भी है तो उससे भी परेशानी होता है, डिप्टी वालों का भी परेशानी होता है। घर में पानी लेके हम लोग का कलेश भी होता है। तो हम लोग करें तो क्या करें, हमें पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी का समय हमें पानी को चाहिए। सब कुछ है, हमको भी नहीं, पूरा पब्लिक को भी चाहिए। कितने पब्लिक आए, कितने लोग नहीं आ रहे पानी के, कोई शादी में, कोई क्या जाए, बार बार जाते हैं नगर निगम का दरवाजा खटाते, कोई सुनवाई नहीं आता करके, कोई नहीं जाते। यहाँ तक रोड का भी परेशानी है। और क्या बोलते हैं, पानी का तालाब में इतना गंदगी के पूछो, वहां से बैक्टीरिया फैलता है, बच्चों लोग को परेशानी होगा, मच्छर और मक्खी का कितना हम लोग सहेंगे। आज जो गांव में भी ऐसे नहीं रह सकते हैं, उस इलाके में हम लोग रह रहे हैं। आज तक देखने के लिए नहीं है। चुनाव वाले लोग गली गली जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं बोले हाँ भैया बनाएंगे, बनाने के बाद कोई नहीं जीतने के बाद कोई नहीं बनाते हैं। सब वही पार्षद का कहना है 17 बार सबसे खतरा में कदम नहीं रखूंगी, बोलती डायरेक्ट। उसके दरवाजा कितने अभी भी पानी के लिए कल परसों खटखटाए, बोलते हैं नहीं पानी नहीं पहुंचेगा यहाँ तक, जहाँ है तो तुम लोग कलेश करो, कुछ भी करो करके। तब बताइए हम लोग क्या करें। जब हमारा मजबूरी है तो हम तो नगर निगम को खटखटाएंगे, तो सरकार हमारी मदद करेगा। ऐसे कि नहीं ये लेट से करे या जल्दी से करे, सुनवाई तो ऊपर तक जाने चाहिए, फिर ऊपर तक सुनवाई जाने नहीं देते, बीच में दाब देते, तो हम लोग क्या करें। यही हम लोग का परेशानी है। वो खंबे भी है, तब खंबे में करंट आ रहा है, मेरे बच्चे करंट से थोड़ा सा लगा, फेंका गया, तब हम लोग जाने की इस बिजली खंबे में करंट आ रहा है। लाइट के प्रॉब्लम, वहाँ लाइट का भी प्रॉब्लम है। बल्ब लगा के जाएंगे, 2 दिन में क्या होता है, बल्ब जलता ही नहीं वहाँ का। तो क्या क्या परेशानी बताएंगे तो बहुत है। सरकार भी देख नहीं पाएंगे, बोलेगे सब वार्ड का तो ही टेंशन है करके, तो क्या रेट। आज हम रिसाली नगर निगम के वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 में जो पानी की समस्या चल रही है उसको लेकर के आयुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हुए थे। और ये हमारा निरंतर 5 से 7वां प्रयास है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं पाई है। वार्डवासी बहुत परेशान है। भीषण गर्मी के चलते ना ही इनको पानी मुहैया हो पा रहा है। जो तालाब की स्थिति है वो भी इतनी ज्यादा गंदी है कि उस पानी को तो अपन यूज भी नहीं कर सकते हैं, और दुर्घटना होने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है।
वहां पर वार्ड में ना ही सड़क की सुविधा हो पाई है, ना ही नाली की सफाई हो रही है। बिजली के खंभे जो लगे हुए हैं लेकिन वहां पर लाइट नहीं है, और कुछ ऐसे खंभे हैं जहां पर प्रॉपर करंट आते रहते हैं। बच्चे भी और जो पशु हैं वो भी वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। आयुक्त से मुलाकात हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आयुक्त महोदय ने अभी ये आश्वासन दिया है कि वो कल अपनी जांच कमेटी वहां पर भेजेगी, और अगर कल वो वहां पर जांच के लिए नहीं जा पाते हैं तो हम लोग पुनः परसों आएंगे और अपने इन बातों को पुनः रखेंगे। संजीत जी, एक बार फिर से जल संकट को लेकर फिर से वैशाली नगर निगम आए हैं। हर बार आश्वासन मिलता है, इस बार भी आश्वासन लेके जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार नगर निगम का ये समझ लीजिए तो ये फाइनल टेस्ट है और हम लोगों ने अंतिम चेतावनी दी इस आवेदन के रूप में। अगर इस बार नगर निगम का प्रशासन जो अपने किए हुए वादे के अनुसार कल यानी कि दिनांक 28 तारीख को अगर सर्वे के लिए अपनी टीम नहीं भेजती है तो हमें हमारा जो अगला स्टेप होगा उसको नगर निगम प्रशासन भी देखेगा, यहाँ की जनता भी देखेगी और लोग भी देखेंगे कि अगर ये लोग वादा खिलाफी करते हैं तो किस तरीके का प्रदर्शन जनता कर सकती है। और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त महोदय की होगी और जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि ये 5वीं-6वीं बार हम लोग शिकायत दे चुके हैं और बार बार शिकायत देना मतलब इस बात से समझ में नहीं आता कि नगर निगम के अधिकारी लगातार हर महीने तनख्वाह तो ले ही रहे हैं, कर्मचारी तनख्वाह ले रहे हैं, तनख्वाह हम ही दे रहे हैं उनको, लेकिन तनख्वाह क्या उनको यहाँ पे एसी में बैठने के लिए दे रहे हैं उनको? हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, पानी की, तालाब की सफाई की समस्या है, नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, खंभों में करंट आ रहा है बिजली का, इसको कौन देखेगा? ये नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों से अगर वादा खिलाफी कर रहा है तो इसको याद दिलाने का हम अनोखा तरीका अपनाने वाले हैं और इसके लिए नगर निगम आयुक्त और फिर से मैं बोल रहा हूं कि जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं आवेदन देते देते। अब हमें आंदोलन का रूप जरूर अपनाना पड़ेगा। भीषण गर्मी से जूझ रहे बिलासपुर वासियों को सोमवार को मौसम ने अचानक राहत दी, लेकिन यह राहत अपने साथ परेशानी भी लेकर आई। दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो गई। बिलासपुर जिले में पिछले कई दिनों से तापमान लगातार ऊंचाई पर बना हुआ था, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा था। लोग गर्मी और लू से परेशान थे। इसी बीच सोमवार को अचानक मौसम बदल गया, काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ की डालियां टूटकर गिर गईं। वहीं खुले में रखे सामान और दुकानों के टीन शेड भी हवा में उड़ते नजर आए। सड़कों पर धूल का गुबार छा गया और कुछ समय के लिए दृश्यता भी कम हो गई। बारिश ने जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई, वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था भी कुछ समय के लिए बाधित रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह बदलता रह सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भीषण गर्मी के दौर में अचानक आई बारिश ने भले ही राहत दी हो, लेकिन तेज तूफान ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। फिलहाल सभी की नजरें अब मौसम के अगले मिजाज पर टिकी हैं। देश में 1 मई 2027 से शुरू होने जा रही जनगणना को लेकर अब विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में जनगणना फॉर्म में छत्तीसगढ़ी भाषा का उल्लेख नहीं होने से नाराजगी खुलकर सामने आई है। इसी मुद्दे को लेकर आज जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेवा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनगणना में 38 कॉलम के तहत लोगों से जानकारी ली जाएगी और भाषा का भी उल्लेख करना होगा, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, जबकि नेपाली जैसी अन्य भाषाओं का जिक्र किया गया है। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ की पहचान और अस्मिता से जुड़ा मुद्दा बताया। पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है और यहाँ के लोग आज भी इसे गर्व से बोलते हैं। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी जनता से संवाद छत्तीसगढ़ी में ही करते हैं। आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जनगणना में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान नहीं दिया गया तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जनगणना में भाग नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि यह मुद्दा अब भाषा और पहचान से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। आज हमन कलेक्टर ऑफिस लगाए हैं। एक कारण है कि अभी जनगणना होते जो 2027 के और कालम में छत्तीसगढ़ी भाषा के नहीं, बाकी जैसे नेपाली है, अंग्रेजी है जो कि 8वीं अनुसूची में नहीं है, उनमें भी शामिल है। हमन चाहत हन कलेक्टर साहब और राज्यपाल और प्रधानमंत्री के माध्यम से कि हमार जो भाषा है छत्तीसगढ़ी वो 1885 में एकर व्याकरण बन चुके इसे और 1485 से हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा चलत है। जब भगवान राम के मामा गाँव दक्षिण कौशल रही से तब से हमारे भाषा छत्तीसगढ़ी चलत है। आज हमारे छत्तीसगढ़ी ला मान सम्मान नहीं मिलत है और ये 2.5 करोड़ 2011 के जनगणना में छत्तीसगढ़िया मन की गई से अभी तो 3.5 करोड़ के आसपास छत्तीसगढ़िया है, जेकर
मूल भाषा छत्तीसगढ़ी ही है, जेकर अंदर में गोंडी हल्बी ये मनाते कुड़ुक मन। तो हम चाहत हन कि हमारे भाषा ला मान मिलाए, सम्मान मिलाए और 8वीं अनुसूची में संग्रहाए। क्या आश्वासन मिले साहब बोली से कि मैं आपके लेटर ला फॉरवर्ड करत हूँ और कोशिश करत हूँ। काबर के साहब ने भी बात हुई से कि आपके जो डिजिटल पोर्टल है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के, यार तो विज्ञापन तो छत्तीसगढ़ी में करते पर लिखते हिंदी में। वो बोले हैं कि भाई आप जब छत्तीसगढ़ में हो, छत्तीसगढ़ी में बात करत हो, छत्तीसगढ़ी में गोठियात हो, तो आप अपन पोर्टल में छत्तीसगढ़ी में लिखाओ। मांग पूरा नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो आगे चल कर हम क्या करे चाहिए? अगर मांग पूरा नहीं हुई तो हम जनगणना 2027 के पूर्णतः बहिष्कार करबो। आज हमन जनगणना के जो अभी ऑनलाइन पोर्टल शुरू होए उमा छत्तीसगढ़ी भाषा ला नहीं जोड़े गए, जबकि एक मांग पूरा छत्तीसगढ़ी मन करत रहे कि जनगणना पोर्टल में छत्तीसगढ़ी भाषा के कॉलम होना चाहिए। अगर मैं छत्तीसगढ़ी जनगणना में छत्तीसगढ़ी भाषा के कॉलम हो ही तो मैं अपन भाषा ला छत्तीसगढ़ी चयन कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास छत्तीसगढ़ी चयन करके ऑप्शन नहीं देते, हिंदी आवाते। लेकिन हमारा जो मातृभाषा है वो हिंदी नो है, छत्तीसगढ़ी है और छत्तीसगढ़ी भाषा ला मन गोठियातन, तो छत्तीसगढ़ी मन हिंदी ला कैसे जोड़ी? तो हमारा मांग है कि जनगणना के जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा ला अपन जोड़ाओ और ओकर बाद घरों घर जनगणना होने वाला है ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में भी जिन मन जाही छत्तीसगढ़ी मन के घर में रहता छत्तीसगढ़ी में गोठियाही, लेकिन छत्तीसगढ़ी में अगर वो लिखी ही नहीं तो कैसे पता चली जाती है? कोई राजनीति है? राजनीति नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो अस्मिता है ओला बार बार ठेस पहुंचाए के काम तो प्रशासन या शासन करत है। काबर कि शासन में जितना भी मंत्री मन बैठे हैं सबो छत्तीसगढ़िया है लगभग, और सब जन छत्तीसगढ़ी में गोठियाते भी, छत्तीसगढ़ी में वोट भी मांगते, लेकिन जिन छत्तीसगढ़ी में वोट मांगते वो छत्तीसगढ़ के अधिकार पर बात का नहीं करे। अभी भाजपा कांग्रेस या अन्य कोनो भी पार्टी हो गया संगठन हो गया, वो तो निवेदन सबसे है कि सब एक मांग करे, लेकिन मांग कोनो नहीं करते। तो छत्तीसगढ़ी के छत्तीसगढ़ क्रांति सेना वाले मन के मातृभाषा नो है, पूरा छत्तीसगढ़ी मन के मातृभाषा है, छत्तीसगढ़ी में लोग गोठियाते। हर राज्य में अलग अलग मातृभाषा है। अगर आप जनगणना पोर्टल ला देखूँ तो नेपाली भाषा ला जोड़े गए, तो नेपाली भाषा तो भारत देश की भाषा भी नो है, लेकिन वो भारत के जनगणना पोर्टल में जोड़े गए। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ ऐसे काबर? अगर 8वीं अनुसूची की बात करते हैं हमन तो 8वीं अनुसूची में तो नेपाली भाषा भी नहीं है, तो वो काबर जोड़े गए? तो ये शासन की लापरवाही है। तो हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला जोड़े जाए। न्यायधानी बिलासपुर में आज कलेक्टर परिसर जोरदार नारों से गूंज उठा जब जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल के खिलाफ ST/SC संयुक्त मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया। मामला रोजगार सहायकों के कथित जाति सूचक अपशब्द और अभद्र व्यवहार से जुड़ा है, जिसने अब तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि 24 मार्च को वन चेतना केंद्र सक्री में तखतपुर जनपद के सचिव, रोजगार सहायक और अन्य कर्मचारियों की बैठक के दौरान सीईओ द्वारा नाम और जाति पूछकर SC/ST कर्मचारियों को बर्खास्तगी की धमकी दी गई। आरोप है कि सचिव संघ के अध्यक्ष तुलसी ध्रुव का अपमान करते हुए उन्हें बैठक से बाहर तक करवा दिया गया। इतना ही नहीं, अन्य कर्मचारियों से भी सरनेम पूछकर कार्यवाही की चेतावनी दी गई। मोर्चा के पदाधिकारियों ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए सीईओ को तत्काल हटाने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में जब सीईओ संदीप अग्रवाल से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस गंभीर मामले पर सख्त कदम उठाएगा या फिर मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। 24 अप्रैल को माननीय कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में जिला पंचायत सीईओ द्वारा वन क्षेत्र केंद्र सक्री में तखतपुर जनपद के कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक ली गई। उक्त बैठक के दरमियान कुछ देर के बाद माननीय कलेक्टर महोदय तो वहाँ से चले गए, लेकिन जिला पंचायत सीईओ के द्वारा जब आवास एवं विभिन्न कार्यों की समीक्षा ली गई ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्रों का, तो उनके द्वारा जिस तरह से वहाँ व्यवहार किया गया, तो किसी भी सचिव को या रोजगार सहायक को खड़ा कराने के बाद उसका नाम, उसका सरनेम, उसका जाति पूछ के उसके साथ बहुत अपमान और दुर्व्यवहार किया गया। इसी क्रम में तखतपुर जनपद में जो सचिव संघ के अध्यक्ष हैं तुलसी ध्रुव, उन्होंने इस तरह की बातों का जब थोड़ा से प्रतिकार करने का कोशिश किया या जिला पंचायत सीईओ को समझाने की कोशिश किया कि सचिव लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको नाम पूछ के फटकार लगाते हुए आदिवासी समाज का है तो उसको जो है उन्होंने उनके गनमैन के द्वारा धक्का मार के भरी मीटिंग से उसको बाहर निकाल दिया गया। उनके बाहर निकलने के बाद और जो भी कर्मचारियों से उन्होंने समीक्षा लिया, उन सारे कर्मचारियों से पहले नाम पूछा, फिर सरनेम पूछा और जाति पूछ करके उसको बर्खास्तगी करने का जो है वो धमकी देते रहे। तो इस तरह का आप सबको मालूम है कि भारत के संविधान में हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार है, उसको इस देश के दुनिया के किसी कोने में स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार है और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। तो क्या उसको जातिगत के नाम से ही ये सब किया गया उससे? बिल्कुल, जाति के आधार पर इनका दम्भ जो है भर गया है। ये जाति दुर्भावना से ग्रसित है, कुंठित मानसिकता से ग्रसित है। जिस तरह से ये
पूरे ये तो तखतपुर जनपद की बात है, पूरा देश में इस तरह की अराजकता है जातिवाद के नाम पर। उनके द्वारा क्यों किया गया है जाति? अब ये उनको वही बताएंगे कि क्यों ऐसा किया गया, उनके अंदर क्या ऐसी मानसिकता पड़ रही है। वो सरकार के नुमाइंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शायद उनको सरकार से ऐसा निर्देश हुआ होगा कि जाति के आधार पर जो है लोगों को अपमानित करो, या उनका खुद का दिमाग का उपज है, उसकी जानकारी वो खुद देंगे, उसका जवाब खुद देंगे। लेकिन हम इस बार का घोर निंदा करते हैं SC/ST संयुक्त मोर्चा के माध्यम से कि किसी अधिकारी को, किसी अपने छोटे कर्मचारी को इस तरह से जातीय भेद से अपमानित करके, धक्का मार के मीटिंग से बाहर निकालना ये घोर अपमान है। इसका जो है हम डट कर मुकाबला करेंगे, और जब तक ये जाति मानसिकता से कुंठित जिला पंचायत का CEO संदीप अग्रवाल को बिलासपुर से नहीं भगा लेंगे, उसका सेवा समाप्त नहीं करवा लेंगे, तब तक हम दम नहीं भरेंगे मेरे साथियों। इसीलिए आज जो है आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।